तो आज हमारे साथ हैं मेरा दोस्त हेमराज, जो कि पोलैंड में पीएचडी कर रहा है और इसने आइसर मोहाली से ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और इसको कैसे वहाँ पे पीएचडी मिली और वहाँ पे मतलब क्या क्या इसने किया उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि बाहर पीएचडी करनी भी है या नहीं करनी उसके। तो उन सब के बारे में जानने के लिए हम हेमराज से आज बात करेंगे। और पहले तो सबसे पहले हेमराज अपना बताएंगे कि मतलब आप कहाँ से हो, और मतलब थोड़ा सा 2 मिनट का बता दीजिए। अभी मैं वॉर्सो में कर रहा हूँ पीएचडी। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मशीन्स एंड साइंस। पुलिस एकेडमी ऑफ साइंस का ही पार्ट है। पुलिस एकेडमी ऑफ साइंस जैसे इंडिया में CSIR है ना, वैसे ही है। तो मतलब साइंस के लिए इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं और उनकी लैब्स हैं अलग अलग। तो मेरा इंस्टीट्यूट काफ़ी नया है, तो इसकी कोई रैंकिंग वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। और इंस्टीट्यूट भी ऐसे मतलब स्टूडेंट्स ऐसे मतलब बहुत स्पेसिफिक मतलब रिसर्च पर है कि कोई ऐसे डाइवर्स पोर्टफोलियो नहीं है कि जैसे बायोलॉजी के अंदर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का भी काम हो रहा है और इकोलॉजी का भी हो रहा है। यहाँ केवल मोलिकुलर बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक सा काम होता है। और PSMS के बाद मतलब बस यही डायरेक्ट मतलब ट्राई किया यूरोप में और फिर यहाँ हो गया। और अच्छा, आपका वहाँ पे हो गया। जी जी जी। लेकिन आप ये बताइए मतलब हेमराज, कि आप इंडिया में कहाँ से हो? मतलब मुझे तो पता है, लेकिन आप एक बार बताओ। इंडिया में मैं वैसे अलवर से हूँ, लेकिन अलवर से हूँ, अलवर राजस्थान। अच्छा, लेकिन आप जयपुर में रहते हो। हाँ, अभी जयपुर में हम, लेकिन ओरिजिनल अलवर से है। तो सबसे पहले तो आप मतलब 12th करने के बाद यहाँ पे BSMS आइसर मोहाली में एडमिशन लिया। उसके बाद यहाँ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने पीएचडी में पोलैंड में कर ही रहे हो आप। लेकिन सबसे जो बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है, वो सबसे पहले वही आती है कि पीएचडी कैसे मतलब कैसे ढूंढें। मतलब सबसे पहले उनको पता नहीं होता, वेबसाइट से ढूंढें या फिर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट प्रोफेसर को भी कर सकते हो। लेकिन अभी आप बताओ कि आपने कैसे किया था, कि आपने कहीं से कोई वेबसाइट से देखा था इसका एडवर्टाइजमेंट, या डायरेक्ट प्रोफेसर को सर्च करके? तो वो वाली प्रोसेस हम जानना चाहते हैं। जैसे यूरोप के अंदर तो यार जितना भी मुझे पता है सब यूरैक्सिस करते हैं यूज। यूरैक्सिस वेबसाइट है जिसके ऊपर तुम तुम्हारा फील्ड डालते हो और फिर जो भी ओपन फंडेड पोजीशंस हैं वो सारी लिस्ट आ जाती है। फिर जो तुम्हें प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है तुम उसके अंदर डिटेल्स रहती हैं। उस वो बेसिक एडवर्टाइजमेंट रहता है उसमें, वेबसाइट वगैरह कहाँ अप्लाई करना है, स्टाइपेंड वगैरह क्या है, कितने टाइम का है, और बेसिक प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह सब उसमें यूरो एक्सेस पर मिल जाता है। तो पूरा यूरोप का जो बेसिक मतलब मेन मेन मतलब मुझे लगता है कि PhD पोजीशंस ढूंढनी है तो शायद यूरो एक्सेस पर मिल जाती है लगभग। और फिर UK के लिए तो मैं findapHD.com करके वेबसाइट है, वहाँ मिल जाती है। और यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए यूरो एक्सेस पर मिल जाता है। इसके अलावा ट्विटर वगैरह पर भी यूज करते हैं और मुझे यूरो एक्सेस पर ही मिली थी। बाकी कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्विटर या लिंक्डइन के थ्रू कोई पोजीशन देखी और फिर वो यहाँ आए हैं, लेकिन मैंने यूरो एक्सेस से किया है। अच्छा अच्छा। तो ये तो मतलब बहुत बढ़िया है कि आपको ज़्यादा प्रोफेसर को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ा। नहीं तो लोग देखते हैं, अपनी पसंद का काम चूज करते हैं, फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर उनसे रिप्लाई नहीं आता। तो सबसे बढ़िया मतलब यही है कि मतलब यूरेक्सिस पे देखो, वहाँ पे आती रहती हैं, उन पे अप्लाई कर दो। ये तरीका भी अच्छा है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोई पेपर वगैरह में कोई प्रोफेसर देख लिया फिर उसको ईमेल किया कि आपके पास पोजीशन अवेलेबल है या नहीं है, ऐसा वैसा। तो वैसा करके भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो लेकिन आपको मतलब आ, आपने मतलब इसके अलावा कहीं और भी इंटरव्यू दिया था, या कहीं और भी सिलेक्शन हुआ था लेकिन आपने किया? इतना तो मुझे पता है, लेकिन कि आपका आइसर मोहाली में तो हो गया था, आइसर मोहाली में, लेकिन आपने पीएचडी नहीं करी, उसको हम बाद में पूछेंगे। लेकिन अब ये बताइए, आपने कहीं और भी इंटरव्यू दिया था?
हाँ मतलब इंटरव्यू तो कई जगह दिए थे, एमपीआई में भी था एक इंटरव्यू, और एक एक दूसरी जगह और था, मतलब यूरोप में तो शायद 5 6 3 4 इंटरव्यू दिए थे मैंने, और इंडिया में तो कई दिए थे मैंने। एनसीबीएस में भी दिया था इंटरव्यू, टाइफर में भी दिया था, और आइसर मॉली में भी दिया था। अच्छा तो लगभग आपने 15-20 के आसपास इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन लेकिन अप्लाई तो, हाँ, लेकिन अप्लाई तो आपने लगभग 50 से ज़्यादा बार किया होगा। नहीं इतना ज्यादा नहीं किया था यार, मतलब मेरे हिसाब से 30 जगह अप्लाई किया होगा। मेरे हिसाब से 30 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 25 जगह। अच्छा लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में आता है कि सीपीआई कितना मैटर करती है, कि आपने आपकी मतलब किसी वजह से, जैसे हमारे में तो 2 साल कोरोना की वजह से लोगों का सीपीआई खराब हो गया, या किसी का अच्छा भी हो गया। तो तो मतलब वही है कि सीपीआई नहीं लग, हम जैसे कुछ लोग हैं, मतलब हैं कुछ लोग जिनका सीपीआई अच्छा नहीं हुआ, तो अगर मान लो किसी और वजह से भी, मान लो फैमिली प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से उनका सीपीआई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप कितना रिकमेंड करते हो कि मतलब कितना चाहिए होता है, मतलब एक गुड सीपीआई आप किसको कहोगे, जिससे कि मतलब पीएचडी पोजीशन मिलने में कोई कठिनाई ना हो? जैसे यूरोप में मेरे हिसाब से सीपीआई मेरे हिसाब से 7 है या 7 से ऊपर है तो कंसिडर किया जाता है, यदि आपका ओवरऑल रिसर्च इंटर्नशिप वगैरह सब अच्छे से की है, और आपको अमेरिका में ट्राई करना है, या फिर कोई दूसरी जैसे इसराइल हो गया, और दूसरी कुछ कंट्रीज है जिसमें थोड़ा ऐसे प्रॉपर एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह के थ्रू होता है एडमिशन, वहाँ मतलब सीपीआई 8 से ऊपर होनी चाहिए, 8 या 8 से ऊपर। लेकिन यूरोप के अंदर कई दोस्त भी हैं मेरे जो यूरोप में हैं, उनकी सीपीआई 7 के आसपास है, जैसे मेरी खुद की भी 7.6 है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी 7 के आसपास है, वो भी मतलब अच्छी जगह पर हैं, अच्छी इन द सेंस की मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो उनको उनके फील्ड के अंदर जो पायोनियर हाँ फ्रंटियर पर रिसर्च हो रहा है वहां पर। मैं भी हाँ मैं भी तो कुछ सीपीआई मतलब लोगों 7 या 8। कुछ हाँ मेरे हिसाब से 8 ये दिया है तो अच्छा है, आप सेफ जोन में हो। बाकी लेकिन अगर यदि 7 आठ भी से आए तो कम भी कोई है नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारा लेकिन रिसर्च एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। फिर यदि सीपीआई अच्छी है तो थोड़ा सा बूस्ट तो मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो बताता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और तुमने अच्छे से चीजों को ग्रास्प किया है। बाकी वो ही अकेला फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने तो रिसर्च है कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी सीपीआई यदि 7 या 8 से ऊपर है तो अच्छी मतलब, तो आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ कि इसकी वजह से कोई रिजेक्शन नहीं होगा। बाकी रिजेक्ट कोई करता नहीं मेरे हिसाब से, वो सब रिसर्च एक्सपीरियंस और आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि बंदे में रिसर्च इंटरेस्ट कितना है और उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है। उसके बेसिस पर पीआई सेलेक्ट करते हैं कि इस स्टूडेंट को हमें पीएचडी के लिए एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा लेकिन पहले आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि आपको यहाँ पे पीएचडी आइसर मोहाली में मिल गया था, लेकिन आपने फिर भी पीएचडी पोलैंड में करना क्यों वाजिब समझा, मतलब क्या उसके फ़ायदे हैं, या मतलब कुछ कुछ लोगों का होता है कि पैसा होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन मतलब आपको क्यों लगा कि पोलैंड में ही करनी चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, जैसे मैंने आइसर मोहाली में केवल इसीलिए अप्लाई किया था ताकि ऐसे बैकअप प्लान रहे कि हाँ कुछ यदि कहीं पर कुछ नहीं हो रहा तो कहीं पर बैकअप तो रहे कि हाँ ऐसे अचानक से ऐसे ढूंढना ना पड़े कि हाँ यार कोई कहीं हुआ ही नहीं तो अब क्या करे घर बैठे। तो ऐसा अच्छा अच्छा सीन ना हो इसलिए आइसर मोहाली में अप्लाई किया था। और पोलैंड को ही मैंने ऐसे कंट्री वाइज सेलेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस कंट्री में जाना है। बस ऐसे ये होना चाहिए कि तुम्हारा जो रिसर्च फील्ड है और जो तुम्हारा पीआई है वो कैसा है, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, बस फिर वही सिलेक्ट कर लो। बाकी फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं मतलब लगभग सेम ही है। अभी इंडिया में भी जेआरएफ में 37,000 मिल रहे हैं, और तुम बाहर रह रहे हो तो बाहर भी है कि 37 के 60-70 हजार बच जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मतलब कुछ अंतर होने वाला नहीं है ऐसे। तो मैं तो यही कि पीआई थोड़ा कूल मुझे लगता है कि जो मतलब जैसे मेरा यहाँ का जो पीआई है बहुत कूल है। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा अब्रोड के जो पीआईस हैं वो जनरली इन कंपैरिजन टू इंडियन पीआईस थोड़ा कूल रहते हैं, और थोड़ा वर्क कल्चर भी अलग है। जैसे वीकेंड्स के अंदर यहाँ कुछ काम तुम्हें कोई कहता नहीं कि हाँ भाई वीकेंड्स में भी आओ यहाँ काम करो।
इंडिया में ये है कि तुम वीकेंड्स में काम करोगे तो तुम्हें ऐसे एज ए रिवॉर्ड देखा जाएगा कि तुम्हारी तारीफ होगी कि हाँ यार ये बच्चा वीकेंड्स में भी काम कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं होता, वीकेंड्स में करो या मत करो कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपको। जी लेकिन एक मेरा मतलब ऐसे वो भी था, पीएचडी के साथ साथ कुछ लोगों का होता है कि उनको बाहर जाके समर प्रोजेक्ट करना होता है बाहर। तो उसके लिए क्या करें? मतलब पीएचडी से पहले अगर वो उन्होंने बाहर का एक्सपीरियंस लिया है थ्रू समर और अदर प्रोग्राम, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसके लिए मतलब बताओगे, आपने आपने कहाँ पे समर प्रोजेक्ट किए थे? आपने कोई किया था या कितने किए थे, उसके बारे में बताओ। हमारे टाइम कोविड हो गया था तो कोई समर प्रोजेक्ट मतलब मैंने कोई समर प्रोजेक्ट नहीं किया था। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर किसी को बाहर करना है जैसे, तो वो कैसे, मतलब सेम प्रोसेस के थ्रू जैसे पीएचडी करते हैं, मतलब यूरेक्सिस पे ही जाना है, या फिर उसके लिए तो ज़्यादातर तो शायद उनको मेल करेंगे प्रोफेसर्स को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जैसे मुझे एक तो ये है कि दाद स्कॉलरशिप है खास तौर से जर्मनी के लिए, तो दाद स्कॉलरशिप में मास्टर्स इंटर्नशिप का सीन रहता है कुछ। उसमें वो सीपीआई देखते हैं, शायद 8 है मिनिमम सीपीआई क्राइटेरिया। तो उसके बेसिस पर वो आपका सीपीआई का क्राइटेरिया रहता है कि पहले 8 या 8 से ज़्यादा होनी चाहिए सीपीआई। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन कवर लेटर वगैरह रहता है, और कुछ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, वो आपका एप्लीकेशन देखकर उसके बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल प्रोफेसर्स को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन वहाँ फंडिंग का इशू हो सकता है कि प्रोफेसर चाहता तो है कि आप काम करो लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। कि मास्टर स्टूडेंट में बेसिकली तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, तुम्हारे पास कोई मतलब ऐसे प्रायर स्किल्स नहीं होती कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं तो बहुत अच्छा काम होगा। तो उनको फंडिंग का फिर दिक्कत आ जाता है। तो दाद एक पोर्टल है जिसके थ्रू आपको फंडिंग मिलती है जर्मनी में, और दूसरी जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन दाद के थ्रू कर सकते हैं अपन। और प्रोफेसर्स को अप्रोच तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। और कई जगह बच्चों को फंडिंग प्रोफेसर प्रोवाइड भी करवा देता है, लेकिन वो मतलब काफ़ी रेयर होता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्टूडेंट है, वो बैचलर्स के बाद ही है। तो उन लोगों को खैर इंस्टीट्यूट फंडिंग दे रहा है, तो उन्होंने इंडिविजुअली प्रोफेसर को अप्रोच किया था, और एक स्टूडेंट ने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था। तो ऐसे भी हो जाता है, जैसा पीएचडी का सीन है ना वैसा मास्टर्स में भी हो जाता है कि आपको प्रोफेसर्स को अप्रोच करना है तो फंडिंग भी मिल जाती है कई बार। कई बार दिक्कत भी आ जाती है शायद, लेकिन सेम ही प्रोसेस है पीएचडी के लिए। जैसे पोजीशन ढूंढते हैं वैसे मास्टर्स में इंटर्नशिप वगैरह करनी है, समर इंटर्नशिप वगैरह करनी है, तो उसका भी सेम ही है। बस कई बार फंडिंग का ज़्यादा इशू आ जाता है समर इंटर्नशिप या इनके अंदर, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ मतलब कि, और इसके लिए एक और बात होनी चाहिए कि आपका अच्छा सीवी होना चाहिए जिसमें कि आपने समर प्रोजेक्ट किए हों। लेकिन उसके अलावा भी आपका मतलब उसको लिखने का स्टाइल भी होता है ना, कि उसको अगर अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया हो। और मोटिवेशन लेटर तो होता ही है, तो उसके बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि कुछ मतलब आपने जो कुछ सीवी में ऐड किया हो, जो लगा हो कि किसी की हेल्प। हेल्प कर सकता हूँ। पहला तो यही है कि जैसे आप की सीवी जा रही है तो सीवी में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपके कवर लेटर में नहीं है, या फिर उसी का एनहेंसमेंट हो थोड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीवी के अंदर सेम चीज़ डाल रहे हो जो कवर लेटर में भी है। ऐसा हो सकता है कि हाँ कुछ कोई ऐसी चीज़ है जो सीवी के अंदर आपने ब्रीफली मेंशन की है लेकिन कवर लेटर में थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हो। तो ऐसा, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ ही कि हाँ भाई मैंने यहाँ इंटर्नशिप की थी, बेसिक मैंने ये टाइटल है, वही टाइटल आप कवर लेटर में डाल रहे हो, तो ऐसे रिपीट्स नहीं होने चाहिए बहुत सारे। तो उसका एक्सटेंशन सीवी मतलब ओवरऑल रिफ्लेक्शन है कि हाँ आपने आपकी जो पास्ट एकेडमिक लाइफ है वो कैसी रही है और आपने कहाँ कहाँ काम किया है, उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और कवर लेटर वगैरह उसका एक्सटेंशन हो सकता है, फिर एक्स्ट्रा पार्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा सीवी का बेसिक स्टैंडर्ड वही है यार कि आपका एकेडमिक जो भी आपने किया, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत मतलब, जैसे मुझे नहीं पता लेकिन लोग कम ही अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। से स्टेट लेवल पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप वो भी अटेंड करो, क्योंकि कई बार जो कुछ पीआईस रहते हैं वो ये भी देखते हैं कि ये स्टूडेंट साइंस कम्युनिकेशन में कैसा काम कर रहे हैं, कि पोस्टर वगैरह प्रेजेंट किया है नहीं किया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एकेडमिया में आपको खुद को
दिखाना पड़ता है लोगों को ग्रांट के लिए भी कि हाँ भाई हमारे पास कुछ ऐसा है जो इन फ्यूचर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ हेल्प कर सकता है। तो ऐसे कुछ बेचना टाइप हो जाता है कि हाँ भाई खुद के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो तुमने ऐसे कुछ ऐसे कोई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो गई, लोकल हो गई, स्टेट लेवल पर हो गई या इंडिया लेवल पर हो गई, यदि वो मौका मिल रहा है तो उसे करो और वो सीवी के अंदर इंक्लूड करो। तो उससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ तो मिलेगा कि हाँ कि कुछ किया है। और बाकी मैक्सिमम तो यही है कि खुद का रिसर्च इंटेंसिव जितनी डाइवर्स और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिसर्च एक्सपीरियंस ही मेजर फैक्टर है कि आपको कोई पीआई लेगा ही नहीं लेगा। मेरे हिसाब से तो रिसर्च एक्सपीरियंस जितना अच्छा हो सकता है और जितना डाइवर्स हो सकता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। यदि शुरू से ही आप ये लेकर चल रहे हो कि हाँ हमें खुद का मतलब जो भी अंदर से है कि हाँ मुझे ये फील्ड एक्सप्लोर करना है, ये ट्राई करना है इसके अंदर, तो वो शुरू से होना चाहिए। और जितना आपका डाइवर्स होगा ना रिसर्च एक्सपीरियंस का, तो उतने ज़्यादा मुझे लगता है कि उतने ज़्यादा आप डिजायरेबल हो गए किसी प्रोफेसर के लिए तुम्हें हायर करने के लिए। अच्छा। और अगर मोटिवेशन लेटर में कुछ ऐड करना हो, जैसे कि कुछ लोगों को पता नहीं होता मोटिवेशन लेटर होता क्या है, तो उसमें सीवी की बातें लिख देते हैं लोग, तो उसके बारे में आपने क्या टिप्स अपनाए थे? वो इस पर डिपेंड करता है कि आप मतलब जैसे बेसिकली मोटिवेशन लेटर में तो यही होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो आपके लिए पर्सनली कैसे फिट हो रहा है। जैसे कुछ लोग मैंने देखे कुछ मोटिवेशन लेटर्स इसमें हम मतलब एज ए पर्सन आप कैसे हो उसका कोई एलिमेंट उसमें जोड़ सकते हो एकेडमिक लाइफ के साथ कि हाँ कि मुझे ये फील्ड है, ये पर्टिकुलरली क्यों पसंद है, मैं यहाँ क्यों काम करना चाहता हूँ। तो वो पर्सनलाइज होना चाहिए। ऐसा कोई मतलब बेसिक नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोग रहते हैं कि हाँ आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस थिंग और फॉर दैट थिंग, लेकिन वो पर्सनल रीजन होना चाहिए और वो पढ़ने पर पता लगना चाहिए कि हाँ किसी स्टूडेंट का पर्सनल रीजन है। ऐसा नहीं है कि कॉमन कुछ भी बेसिक चीज है उसी को डाल दिया उठाकर। तो पर्सनलाइज होना चाहिए बहुत ज्यादा। पर्सनलाइज ऐसे हो सकता है कि इस मेरे केस के अंदर मेरा बायोफिजिक्स का है, तो मुझे बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों को मतलब एक साथ देखने का मन था कि हाँ कुछ बायोलॉजी प्रॉब्लम्स है तो उनको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से यूज करके सोल्व कर सकते हैं या कुछ ऐसा। तो उसको पर्सनलाइज बना सकते हो आप थोड़ा थोड़ा। और अभी चैट जीपीटी तो है ही, तो चैट जीपीटी से तुम्हें बेसिक फॉर्मेट मिल जाएगा कि कैसा होना चाहिए, फिर उसमें आप एडिट्स कर सकते हो या खुद का ड्राफ्ट बना लिया पहले, उसको चैट जीपीटी में अपलोड कर दिया और फिर उसमें उसको देखकर आप फाइनली आप खुद एडिट कर सकते हो। खुद का बेसिक ड्राफ्ट लोगे और फिर उससे मोटिवेशन लेटर कुछ बना सकते हो। थोड़ा उसमें ग्रामेटिकल एरर्स और ये सब थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर आप फाइनली खुद एडिट करके उसे अच्छा बना सकते हो। लेकिन वो पर्सनलाइज होना चाहिए। ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि बेसिक मतलब जैसे सब लोगों का रहता है जेनरिक सा, जेनरिक नहीं होना चाहिए, हाँ पर्सनलाइज होना। हाँ, तो मतलब इसमें ऐसा है कि इसमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि आपने एक या दो दिन में बना लिया सीपी तो अच्छा बन जाएगा। इसमें अपडेट्स करने थोड़े करने पड़ते हैं कि मतलब थोड़ा टाइम दोगे, जितना टाइम दोगे उतना ही अच्छा सीवी और मोटिवेशन लेटर बनेगा ना। हाँ जैसे शुरू शुरू में पहली बार आप मोटिवेशन लेटर लिखोगे अच्छा वाला तो एक दो दिन में तो नहीं बनने वाला। कम से कम मतलब मैं मेरे केस में बता रहा हूँ, मुझे तो शायद लगभग एक वीक ही लग गया था। एक बार बनाने के बाद ये है कि हाँ जैसे सीवी का तो ये है कि एक बार ही बनानी है बस। फिर जब भी आपको कहीं भेजना है तो छोटा मोटा एडिट होता है, उसमें टाइम नहीं लगता। एक बार सीवी बन गई तो फिर बस मतलब फिर वही चलता रहेगा। मोटिवेशन लेटर में भी ऐसा ही है कि लगभग 60 to 80% पार्ट सेम ही रहता है। 60 to 80 क्योंकि आपका फील्ड तो सेम ही रहता है, जहां भी अप्लाई करोगे सेम ही फील्ड में करोगे। तो बस ये है कि जो जो पीआई का जो रिसर्च इंटरेस्ट है पर्टिकुलर लैब का जो स्पेसिफिक है, उसको आपके पर्सनल इंटरेस्ट के साथ कैसे अलाइन करना है वो वाला पार्ट डिफरेंट होगा। बाकी 60 to 80% सेम ही होगा। तो शुरू शुरू में लिखने बैठोगे तो उसमें हो सकता है कि एक वीक लग जाए, 2 वीक लग जाए, क्योंकि सबका अलग अलग है स्पीड। लेकिन वही है, सेम ही रहता है लगभग। लगभग 20 to 30% चेंज होगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ द लैब जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और मतलब कि जैसे कि फर्स्ट सेकंड ईयर है उसमें मतलब लोगों को पता नहीं होता कि कैसे सारा कुछ मैनेज करें कि एकेडमिक और सबसे ज़्यादा
होता है कि खेलने कूदने का टाइम, तो किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए फर्स्ट ईयर में, खेलने पे या पढ़ाई पे? दोनों चीजें जरूरी हैं, मतलब हेल्दी माइंड लिव्स इनसाइड अ हेल्दी बॉडी। तो आप यदि हेल्दी हो फिजिकली तो एकेडमिकली भी मतलब एक्सीलेंट काम कर सकते हो। और मैंने तो यही देखा कि जो लोग बैलेंस लेकर चलते हैं दोनों चीजों का, वही सबसे ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं और खुश भी रह पाते हैं। तो आपको खेलना अच्छा लगता है तो खेलना चाहिए, डेफिनेटली खेलना चाहिए। और खेलना अच्छा नहीं लगता तब भी थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल पढ़ाई का कीड़ा भी साथ में नहीं ले चलना। और जैसे अमेरिका में खास तौर से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह उनको भी काफी इम्पोर्टेंस देते हैं वो। तो खेलना जरूरी है, बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो खेलना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो कोई ऐसा नहीं कि एक चीज ही धुरंधर है, दोनों चीजों का इक्वल रोल है, मुझे ऐसा लगता है। और होना भी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो अभी जैसे कि MS-19 बैच का ये पोस्टर प्रेजेंटेशन हो गया है और अभी बस उनका थीसिस सबमिशन बचा है और उसके बाद उनकी भी डिग्री हो जाएगी। तो अगर कोई किसी को PhD करनी है, वो अगर अभी से अप्लाई करे ये वीडियो देखने के बाद, तो लगभग कितना टाइम लगता है, मतलब कि पूरा इंटरव्यू वगैरह करने में, और फिर तो कितने अप्रोक्सीमेट टाइम लग जाएगा? देखो, जैसे ये डिपेंड करता है कि यार जिस लैब में आप अप्लाई कर रहे हो ना उसमें कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। यदि ऐसा है कोई लैब है जहाँ मतलब 20-25 लोग ही अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे मान लो कि कल कोई डेडलाइन है किसी एप्लीकेशन की, तो उस डेडलाइन तक जितने भी एप्लीकेशन है, मान लो 20-30 या 40 एप्लीकेशन आ गए, तो मेरे हिसाब से एक महीने में शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं जनरली। जैसे इवन MPI वगैरह उसमें भी ये रहता है कि जो डेडलाइन है उससे 2 महीने के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू के लिए जो फर्स्ट राउंड है उसमें सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो एक महीने के अंदर डेडलाइन की, 1 से 2 महीने के अंदर वो डिसाइड कर लेते हैं एप्लीकेंट्स जिनका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के जनरली 2 राउंड रहते हैं। पहला राउंड रहता है उसके अंदर आपने जो भी किया है मास्टर्स वगैरह में और जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है रिसर्च का, उसी को प्रेजेंट करना पड़ता है। और जो सेकंड राउंड रहता है ना वो थोड़ा स्पेसिफिक रहता है। तो उसके अंदर कई बार ये रहता है कि जो मतलब जैसे MPI के अंदर रहता है कि वो आपको रिसर्च पेपर देंगे जिस लैब में आप जाना चाहते हो ना, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, फिर वो उसी पर कुछ डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। जनरली यही रहता है कि वो डिस्कस करते हैं आपके साथ रिसर्च आइडियाज जो आपकी पास्ट रिसर्च के साथ भी अलाइन हो और जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट होगा उसके साथ भी अलाइन हो। तो दोनों का देखते हैं कि आप कितने अच्छे से चीजों को, जैसे कोई आइडिया है तो उस आइडिया को क्रिएटिवली कैसे चेंज करके आप किसी नई प्रॉब्लम को सोल्व करने में यूज कर सकते हो। तो वो ये देखने की कोशिश करता है। और जनरली 2 ही राउंड रहता है। पहला राउंड में तो आप खुद को जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको बताते हो, और दूसरा राउंड है उसमें आप काम करने वाले होगे उससे रिलेटेड डिस्कशन रहता है। और ये डिस्कशन बहुत चिल टाइप रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सुपर स्ट्रिक्ट रहता है। जैसे लैब में वाइवा होता है तो उसमें टू द पॉइंट ही बात की जाती है कि हाँ इसका क्वेश्चन का ये आंसर है, ये नहीं है। ऐसा नहीं होता वहाँ, मतलब ओपन एंडेड रहता है। थोड़ा थोड़ा ओपन एंडेड इन द सेंस कि जब आप करोगे ना इंटरव्यू तो ऐसे कुछ प्रेशर फील नहीं होगा जैसा वाइवा में फील होता है ना कि हाँ यार सही नहीं होगा तो B मिल जाएगा या C मिल जाएगा। ऐसा फील नहीं होगा, ऐसे चिल फील होता है जैसे साइंस डिस्कस कर रहे हैं ना जनरली, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, वैसा ही फील होगा। तो वो अच्छा है कि यूरोप के अंदर की आपको बहुत रिलैक्स फील करवाएंगे जब वो इंटरव्यू हो रहा होगा। ऐसे स्ट्रेस फील नहीं होता जैसा वाइवा में होता है लैब्स वगैरह में। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से 4 4 महीने लगेंगे यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है डेडलाइन से अप्लाई करने के बाद। यदि सिलेक्शन होने के बाद फाइनल जो आएगा ना आपके पास इंफॉर्मेशन कि हाँ कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस PhD पोजीशन, तो उसमें मेरे हिसाब से 4 महीने तो लगेंगे कम से कम। और जैसे कि किसी को अप्लाई करना है, तो बाहर अप्लाई करना चाहता है, और मतलब लेकिन वो चाहता नहीं है कि बाहर जाए, तो आप बाहर जाना सजेस्ट करोगे या नहीं? अगर किसी ने मान लो इंडिया में ही रहा है वो शुरू से, और थोड़ा सा मतलब ऐसे कल्चरल डिफरेंस तो होता ही है कंट्री टू कंट्री। ऐसे इंडिया में भी हम दूसरी सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना हमें सेटल होने में। तो लेकिन अब इस केस में हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं,
तो वो क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको मतलब कैसे टैकल कर सकते हैं? चैलेंज तो सबसे मेन चैलेंज तो यही है कि आप जैसे यदि जैसे मेरे केस में मैं थोड़ा मतलब जैसे होम सिक थोड़ा थोड़ा फील करता था कॉलेज में भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया कि ये सब होगा और जिंदगी में कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, कि यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। तो किसी को मौका मिल रहा है बाहर करने का तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीएचडी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल थिंग टू डू। ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गए एक टाइम में। यदि आपको लग रहा है कि आप इंडिया में रहकर स्ट्रेस बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो इंडिया में करो। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर कर रहे हैं तो कोई अलग से एक्स्ट्रा टैग मिल जाएगा जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको कहीं भी रिसर्च लैब स्टार्ट करनी है तो बहुत आसानी से कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पीएचडी में जो रिसर्च कर रहे हो वो कितने अच्छे से कर पा रहे हो वही मैटर करता है, चाहे इंडिया में करो या बाहर से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट टैग तो रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी रिसर्च क्वालिटी कैसी है ना, वो मेरे हिसाब से ज्यादा मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। तो बाहर रहने के चैलेंजेस तो जैसे मैन तो यही है कि हाँ कि बाहर की जो लाइफ है उसमें मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहते हैं कि बाहर वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, इंडिया की तरह नहीं कि हाँ वही हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल में खाने वाने का कोई सीन नहीं है, दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा मतलब डे टू डे इंटरेक्शन बस दोस्तों के साथ होते हैं या लैब का रहता है। बाहर ये नहीं रहता। बाहर पीएचडी में सभी स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली रहना पड़ता है, खुद का रूम वगैरह सब खुद ही देखना पड़ता है, खाना वाना भी खुद ही देखना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ऐसे शुरू शुरू में जैसे बहुत सारे मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स को खाना बनाना नहीं आता, जब वो बाहर जाते हैं तो सीखना पड़ता है कि हाँ भाई खाना कैसे तो बनाना है। वो अभी से अगर सीखना शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उनको बाहर से पीएचडी करनी है तो अभी से सीखना शुरू कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे बैच ने तो कोरोना वाले बैच में कोरोना वाले इंडियंस टाइम हर में जगह सीख है लिया तो वो। ऐसा फील करने की बात नहीं कि बाहर कल्चरली आप आइसोलेटेड फील करोगे। इवन हर कंट्री में आपको इंडियन कम्युनिटी मिलेगी। इवन मेरे इंस्टीट्यूट में लगभग 20% स्टूडेंट्स इंडियंस हैं, तो हर जगह इंडियन कम्युनिटी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं कि बाहर आपको लोग नहीं मिलेंगे। बाकी एट द एंड ऑफ द डे पीएचडी इज नॉट वो मतलब बहुत आसान नहीं होगा। आपको जहाँ कंफर्टेबल आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल इन द सेंस कि जहाँ मैं चैलेंजेस को अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, तो पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि हाँ आप कहाँ अच्छे से करना चाहते हो। जैसे कुछ लोग हैं कि जैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मुझे खुद इंडिपेंडेंटली भी लाइफ देखनी है कि हाँ भाई मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हूँ तो कैसे चीज़ों को देख पा रहा हूँ, तो उसके लिए फिर वो बाहर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि आपको कहाँ करना है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बाहर कर रहे हो इंडिया से कर रहे हो, कैसा कर रहे हो वही फर्क पड़ेगा।